चुकी है और मजबूरी में वे यही मदद का इंतजार कर रहे थे। सौभाग्य से वोल और उसकी टीम उन्हें मिल जाती है। वोल तुरंत कमांडर से अनुमति मांगता है कि उन दोनों को पनडुब्बी में लाया जाए, लेकिन कमांडर बिना सोचे समझे मना कर देता है। उसे शक होता है कि कहीं ये लोग किसी खतरे का हिस्सा न हो, लेकिन हालात साफ दिखा रहे होते हैं कि वे सच में मदद के मोहताज हैं। इसलिए वोल आदेश की परवाह किए बिना उन्हें अंदर ले आता है। बचाए जाने के बाद दोनों वैज्ञानिक बहुत आभारी होते हैं। वोल उनकी मेडिकल जांच करवाता है और उन्हें अच्छा खाना भी दिया जाता है। थोड़ी देर बाद वोल उनसे पूछता है कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था। जैसे ही वे अपनी कहानी बताते हैं, माहौल अचानक गंभीर हो जाता है। वे बताते हैं कि जिस दिन हादसा हुआ उस दिन उनके कप्तान ने अचानक विस्फोटकों की मात्रा दोगुनी करने का आदेश दिया था, यानी उस दिन सामान्य से दोगुना विस्फोटक इस्तेमाल किया गया था। ये सुनकर वोल को झटका लगता है, क्योंकि अगर यह बात कमांडर को पता चली तो वह जरूर यही मानेगा कि वैज्ञानिकों की गलती से पनडुब्बी नष्ट हुई है। और ठीक ऐसा ही होता है। कमांडर यह निष्कर्ष निकाल लेता है कि पनडुब्बी का हादसा इन्हीं विस्फोटों की वजह से हुआ है और वह तुरंत वापसी का आदेश दे देता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब किसी के बचने की उम्मीद नहीं है। लेकिन वोल इस आदेश को मानने से इनकार कर देता है। वह कहता है कि उन्हें अभी खोज जारी रखनी चाहिए, क्योंकि समय बहुत कम है। इसी वजह से कमांडर गुस्से में उसे अलग ले जाकर डांटता है और चेतावनी देता है कि अगर उसने फिर से आदेश का उल्लंघन किया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। वोल के पास बहस करने का समय नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि अगर समय का हिसाब सही है तो फंसे हुए लोगों के पास सिर्फ एक दिन की ऑक्सीजन बची होगी। इसलिए वह तुरंत सोनार से दोबारा खोज शुरू करने का आदेश देता है। लेकिन कुछ ही देर में रडार पर फिर वही अजीब सिग्नल दिखाई देने लगते हैं। वह रहस्यमयी चीज तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही होती है और कुछ ही मिनटों में उनसे टकराने वाली होती है। वो तुरंत आसपास छिपने के लिए बर्फ की तलाश करने को कहता है। जल्द ही उन्हें करीब 1.5 किलोमीटर दूर एक बड़ा हिमखंड दिखाई देता है और वे तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन रास्ते में उनकी मौजूदगी एक नॉर्वेजियन ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म को पता चल जाती है। वहाँ के लोग उन्हें चेतावनी देने के लिए तेज अलार्म बजाते हैं, लेकिन यही अलार्म उस रहस्यमयी जीव के लिए संकेत बन जाता है। वह जीव अचानक दिशा बदलता है और पनडुब्बी का पीछा छोड़कर सीधे ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ जाता है। कुछ ही पलों में वहाँ तबाही मच जाती है। प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोग घबरा जाते हैं। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। वोल यह सब पेरिस्कोप के जरिए अपनी आंखों से देख रहा होता है। जब यह दृश्य स्क्रीन पर आता है तो पनडुब्बी के अंदर मौजूद सभी लोग दंग रह जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि यह कैसी भयानक ताकत है। कुछ ही देर में पूरा प्लेटफॉर्म तबाह हो जाता है और समुद्र में समा जाता है। इसके बाद वह रहस्यमयी साया फिर से दिशा बदलता है और तेजी से पनडुब्बी की तरफ बढ़ने लगता है। अब मौत का खतरा एक बार फिर उनके सिर पर मंडराने लगता है। वोल तुरंत पूरी स्पीड से भागने और बचाव की तैयारी करने का आदेश देता है, लेकिन तभी कमांडर अचानक उसका अधिकार छीन लेता है और खुद कमान संभाल लेता है। वह टॉर्पीडो तैयार करने का आदेश देता है और मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है। 2 टॉर्पीडो सीधे उस रहस्यमयी दैत्य की ओर दागे जाते हैं। जोरदार धमाकों के साथ विस्फोट होता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि उन टॉर्पीडो का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। उल्टा वह और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और पहले से भी ज्यादा तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। ऑगस्ट तुरंत दोबारा टॉर्पीडो दागने का आदेश देता है। नाविक बिना देर किए आदेश का पालन करते हैं, लेकिन इस बार भी नतीजा वही निकलता है। उस दैत्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वह खौफनाक काली परछाई बहुत करीब आ चुकी होती है। यह देखकर ऑगस्ट पूरी तरह घबरा जाता है। आसपास के लोग उससे बार बार पूछते हैं कि अब क्या किया जाए, लेकिन वह जैसे पत्थर का बन जाता है। उसकी सारी हिम्मत जवाब दे चुकी होती है। ऐसे में वोल आगे आता है और फिर से कमान अपने हाथ में ले लेता है, क्योंकि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो सबकी मौत तय है। वोल पूरी